हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ के लिए हमारा सेट नंबर 7 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। सो देखेंगे आज हमारा सेट 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस को। तो माय नेम इज़ डॉक्टर विपन गोयल। चलते हैं जी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आप मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से, यहाँ पे हर लेक्चर की क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह और जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। बाकी आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स एंड सेकंड वन इज़ द GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे मैंने अलग से डिफरेंट जो है फोल्डर भी बनाए हैं ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस कर सकूँ। इसमें मैंने CPF जो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है, SSC रेलवे के लिए एक अलग फ़ोल्डर बनाया है और UPSC स्टेट PCS के लिए भी अलग फ़ोल्डर बनाया है। तो आप इसको क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो ये वाला कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थियरी कोर्स है। इस थियरी कोर्स के अंदर जो है आपका ये कूपन कोड लगाना है। हमने टॉपिक नॉर्मल डिस्कस किए हुए हैं। तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, या तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से studiiq.com से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आएगा 3रे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। सो बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से आंसर देने हैं और आराम से आपको आंसर देते चले जाना है। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स टुक्स प्लेस इन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि जब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं RBI की, तो RBI आपका नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं 14 कमर्शियल बैंक्स की। ये कब हुए थे? ये 19 जुलाई 1969 को जो है ये आपके कमर्शलाइज हुए थे। तो आंसर इसमें नेशनलाइज हुए थे, आंसर इस A ऑप्शन। 14 कमर्शियल बैंक्स की पेड अप कैपिटल जो है वो कितनी रखी गई थी? पेड अप कैपिटल दैट वाज 50 करोड़ रुपीज़ ईच बैंक। हर बैंक के अंदर जो है पेड अप कैपिटल 50 करोड़। सेकेंड टाइम हुई थी 1980 के अंदर, 15 अप्रैल 1980, ठीक है। इस टाइम पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड और यहाँ पे पेड अप कैपिटल रखी गई थी 200 करोड़ रुपये ईच। ये याद रखना है। आंसर इज 1 ऑप्शन। 19 जुलाई 1969 एक हमारी हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो आपके व्यक्ति थे, जो आपके मून के ऊपर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अपोलो 11 आपका स्पेस स्टेशन था इसमें। और 1969 में ही बैंक के रिलेटेड है आपकी लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम का मतलब क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक लीड करेगा ताकि वहाँ पे जो है आपकी बैंक की डेवलपमेंट कर सके अच्छे तरीके से। 1991 में LPG रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और हु इज़ द फादर ऑफ LPG रिफॉर्म्स इन इंडिया? PV नरसिम्हा राव, क्योंकि इस टाइम पे जो है PV नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। सो हेयर आर द 14 बैंक्स जो नेशनलाइज किए गए थे 1969 में। रज़मनामा ये एक पर्शियन वर्जन है एक किसी हिंदू टेक्स्ट का। किस हिंदू टेक्स्ट का पर्शियन वर्जन है ये है महाभारत का। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत जो है एक लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। इसको दूसरे नाम हम बोलते हैं जय संहिता, ठीक है। वेद व्यास जी ने लिखा था ये, वेद व्यास जी ने। और इसको पर्शियन वर्जन है रज़मनामा जो लिखा था बदौनी ने। अकबर के टाइम पे बदौनी ने लिखा था। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। रामायण के ऊपर बात करते हैं। रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, ठीक है। रामायण साउथ की रामायण को किसने लिखा था? कंबन ने लिखा था। और रामचरितमानस जो लिखी गई है वो लिखी है तुलसीदास जी ने अवधी लैंग्वेज में, ये याद रखना है। महाभाष्य की बात करते हैं उससे पहले हम बात करेंगे अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी जो है पहली संस्कृत आपकी ग्रामर है और पहली संस्कृत ग्रामर किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी, पाणिनि ने।
और इस बुक के ऊपर एक कमेंट्री थी, वो थी महाभाष्य। कमेंट्री वॉज महाभाष्य, ठीक है। और ये महाभाष्य किसने लिखी थी? कमेंट्री जो महाभाष्य लिखी थी वो लिखी थी किसने? पतंजलि ने। पतंजलि ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। सो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सो हियर इज अ बुक, द रज़मनामा, द बुक ऑफ वॉर, ये याद रखना है। कथकली एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? कथकली, कथकली बिलोंग करता है केरल से। केरल से, और केरल में आपका एक और डांस फॉर्म है, डेट इज मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, ठीक है। तमिलनाडु की बात करते हैं भारतनाट्यम। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसी डांस फॉर्म, क्लियर। और जो पेपर में और पूछे जाते हैं, जैसे बिहू पूछा जाता है, असम। सतरिया, डेट इज ऑल्सो इन द असम। लावनी, महाराष्ट्र। जक्षगन, जक्षगन जो पेपर में बहुत बार आते हैं, मैं वो उसी की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक। ऐसे एग्जाम में तो बहुत सारे और भी आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम बात कर लेंगे। रॉफ याद कर लेते हैं, रॉफ, ठीक है, ये डेट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, केरल इज द राइट वन। सो हेयर इज द कथकली, कथकली हेयर इज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व का डिपार्टमेंट, ठीक है। पुरातत्व डिपार्टमेंट जो है ये आपका स्थापित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च प्रोटेक्शन जो देना आपके जो है पुराने जो चीज़ों को, हेरिटेज को एक्सप्लोर करना, एक्सकेवेट करना, कंजर्व करना, मेंटेन करना हमारे मोनूमेंट्स को, इनके द्वारा किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1861 में जो है ये बना था, 1861 में। आंसर इज ए ऑप्शन। किसके द्वारा बनाया गया था? अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंगम को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है, और ये पहले डायरेक्टर जनरल थे हमारे के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द राइट वन, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं जी आगे के क्वेश्चन की तरफ। इनमें से ऐसी कौन सी जो नदी है जो गल्फ ऑफ खंबात में नहीं गिरती? नॉट फाउंड इन गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात जो है आपका गुजरात के पास है, और ये आपका है जो आपकी यहाँ पे क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है आपकी एस्चुरी बनाती हैं। अब कौन कौन सी रिवर हैं? माही है, साबरमती है, तापी है, कोयना रिवर नहीं है। पहले तो आंसर इज सी ऑप्शन। और चौथी नदी जो गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, डेट इज नर्मदा। नर्मदा यहाँ पे गिरती है। सो माही, साबरमती, तापी और नर्मदा जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, और ये बनाती हैं एस्चुरी, डेट इज इन द गल्फ ऑफ खंबात। माही रिवर एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, गुजरात में काटती है। साबरमती, कोयना एंड तापी, तापी के ऊपर जो है एक शहर है, डेट इज़ आपका डेट इज़ जिसे हम डायमंड सिटी कहते हैं, सूरत, सूरत डायमंड सिटी, ये तापी रिवर के किनारे पे है। नर्मदा अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट होती है, 1465 जो है आपकी 1400 के आसपास जो है ये 1465 तो गोदावरी है। नर्मदा रिवर जो है आपकी अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट होती है, अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट होती है और इंडिया को नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में डिवाइड करती है। रिफ्ट वैली से चलती है, बीच में बहती है, और विंध्यास और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच में, और ये जो है जबलपुर के अंदर मार्बल फॉल बनाती है, धुआंधार फॉल बनाती है, ये याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स वर अनाउंस्ड बाय। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? एमएसपी का मतलब क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है क्रॉप उगाने से पहले एक प्राइस अनाउंस कर देती है। वो प्राइस अनाउंस इसीलिए कर देती है कि अगर कल को वो क्रॉप खराब हो जाती है तो वो उस प्राइस में ही गवर्नमेंट जो है उस किसान से वो एमएसपी के ऊपर खरीदेगा। ये देखिए जी, ये एक आपकी ऐसे कह सकते हैं कि ये एक आपको आश्वासन दिया जाता है कि अगर आपकी खराब भी हो जाती है क्रॉप तो हम खरीद लेंगे, ठीक है, एक आश्वासन देती है। और इसमें कौन सी कमेटी है जो ये सारी अनाउंस करती है? डेट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बनेगा सी ऑप्शन। 23 क्रॉप्स के ऊपर जो है एमएसपी अनाउंस करी जाती है। पब्लिक अकाउंट की कमेटी है जिसमें 22 लोग होते हैं, 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। और एस्टीमेट कमेटी भी आपकी जो है इसमें 30 के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। ये दोनों जो हैं फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं हमारे इस पार्लियामेंट के अंदर, और इनको सिस्टर कमेटीज़ भी कहा जाता है।
पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, एक्चुअली क्या होता है कि जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट जो प्रेजेंट करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति आगे पब्लिक अकाउंट मतलब पार्लियामेंट में, देन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है कैग की रिपोर्ट को देखती है और छाप देती है, नोटिफाई कर देती है। इसीलिए बाद में हम कहते हैं कि कैग ने घोटाला निकाला। दैट्स वाई कैग इज ऑल्सो कॉल्ड द आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट। क्लियर। एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेशन लगाना, 30 के 30 नंबर लोकसभा से होते हैं, ये ध्यान रखना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू। हमारे इंडिया के अंदर जो इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट अगर आपने करना है तो कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? टैक्स लो, लेकिन टैक्स बांटो। बांटो का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर खर्च करो। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद द प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, ये बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। अगर इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए। अब ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ पे कर सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, जनरल सर्विसेज के ऊपर जो हमारे लोगों को मिलती हैं, और स्कूल एजुकेशन वगैरह। अगर ऐसा होगा तो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हमारे देश में कौन सा टैक्स जो है प्रोग्रेसिव टैक्स से है? दैट इज कॉल्ड आपका इनकम टैक्स, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वो आपका टैक्स बढ़ेगा, तो इनकम टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। अगला डिस्कस करते हैं। इनमें कुछ इवेंट्स हैं और कुछ डेट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी मैच किसके साथ करती है, कौन सा मैच किसके साथ करता है। द फर्स्ट वन इज़ द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या था? देखिए, हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया लिया था 1934 में आया था। 1934 में एम एन रॉय जी ने ये आइडिया दिया था। उसके बाद 1935 में बोल दिया गया था कि हम आईएनसी ने बोला था कि हम संविधान चाहते हैं और हमें संविधान चाहिए, तो उस संविधान का आइडिया एक्सेप्ट किया था अगस्त ऑफर के अंदर 1940 के अंदर अंग्रेजों ने। 1940 अगस्त 8 1940, ये बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन। क्लियर। यहाँ पे वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात करी गई थी, लेकिन कब बनाएंगे? ये बनाएंगे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इंडिया हमें सपोर्ट करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये बात करता है। क्रिप्स मिशन की बात करें 1942 में आया था। 1942 में मार्च 23 1942 अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, ये बनेगा थर्ड ऑप्शन। क्रिप्स मिशन क्या था? क्या ये भी यही आया था कि हम जो है आपका संविधान बना के देंगे, ओपन टॉक रखी जाएगी यहाँ पे, और जापान से हमें बचाइए और जो भी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी पार्टिसिपेशन कीजिए, लेकिन बनाएंगे संविधान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो क्रिप्स मिशन के लिए ही गांधी जी ने बोला था डेट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, इसके लिए बोला था पोस्ट डेटेड चेक है ये हमारा जो बैंक खुद लड़खड़ा रहा है। क्रिप्स मिशन को भेजा किसने था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, जो उस टाइम पे कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, जैसे ही ये गया जाता है, ये हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट की बात होती है, रेजोल्यूशन की बात होती है जुलाई 4 1942 के अंदर। जुलाई 4 1942 के अंदर ये बात होती है। ठीक है। और ये बात रेजोल्यूशन यहाँ पे पास होता है, लेकिन ग्रेट अगस्त अपराइजिंग जो क्विट इंडिया मूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है अगस्त 9 से, ये ध्यान रखना। लेकिन गांधी जी ने तो 8 अगस्त से ही स्टार्ट कर देते हैं, 8 अगस्त इज ए क्विट इंडिया डे, लेकिन 9 अगस्त जो बात करते हैं ये होती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये 4321 बनेगा राइट आंसर, 4321 आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, और ये हिंसाजनक मूवमेंट बन चुकी थी, वायलेंट मूवमेंट बन चुकी थी। गांधी जी ने बोला था डू और डाई, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो इट वाज ए लीडरलेस मूवमेंट। अगर पेपर में लीडरलेस ऑप्शन में नहीं आता, तो आपको आंसर वहाँ पे महात्मा गांधी टिक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। स्मॉल पॉक्स, चेचक का जो आपका किसके कारण देखने को आपको मिलता है? तो ये देखने को मिलता है डेट इज़ वेरियोला वायरस, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। स्मॉल पॉक्स जो थी वर्ल्ड से इरेडिकेट होने वाली पहली बीमारी थी, और इसकी जो दवाई ढूंढी थी वो किसने ढूंढी थी? एडवर्ड जीनर ने ढूंढी थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जीनर। सो ये है वेरियोला वायरस, क्या करता है? आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारे बॉडी के ऊपर जो है पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और हमारी बॉडी में नुकसानदायक होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। रूबेला वायरस है, ये करता है मीजल्स। इबोला वायरस, इबोला,
ठीक है, तो ये याद रखना। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, वेरियोला वायरस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है, पंचायत के लिए है। आर्टिकल 243 से ए से लेके ओ तक जो है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात करते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाती है पंचायत। हमारे पंचायत जो है दिल्ली में नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नहीं है, बाकी सभी जगह पे पंचायत है। पहली पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और उसके बाद जो है आपका डेट इज इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में प्रॉपर तरीके से बनी थी, ये याद रखना। सो हियर इज द 243A। 243A क्या बात करता है, ग्राम सभा के बारे में बात करता है। ग्राम सभा क्या होती है, जिसमें 18 और 18+ वाले जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा का पार्ट बनाते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 243D ये करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात, ये बनेगा 4, ये बनेगा 3। और एक बार मैं बता दूं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में 1/3 सीट्स जो रिजर्व होती हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व होती हैं, विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। 243B की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है, जिसमें हर स्टेट में आपका पंचायत विलेज लेवल के ऊपर, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर देखने को आपको मिलेगी। ये बनेगा आपका 2 ऑप्शन। 243K की बात करते हैं तो ये इलेक्शन ऑफ पंचायत की बात करते हैं, तो 1 ऑप्शन। और हमारी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। 3421 इज द करेक्ट आंसर, 3421 इज द राइट वन आंसर, इसमें 3 ऑप्शन बनेगा। 3421 इज द राइट आंसर, आंसर इज 3 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुमाऊं हिमालयस जो सिचुएटेड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, हिमालयस की बात करते हैं तो ये टैथे से इसका ओरिजिन देखने को आपको मिला है। और हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है हमारे, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर, याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हिमालयस का पार्ट, हिमालयस पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल और असम हिमालयस। इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में आते हैं पंजाब हिमालयस, सतलज रिवर और आपकी काली रिवर के बीच में आते हैं कुमाऊं हिमालयस, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में आते हैं नेपाल हिमालयस, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आते हैं यहाँ पे दैट इज असम हिमालयस। सो क्वेश्चन था कुमाऊं हिमालयस के ऊपर, तो ये सतलज और काली रिवर के बीच में है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सतलज और काली रिवर के बीच में, आंसर इसमें 3rd ऑप्शन बनेगा। इंडस और सतलज में पंजाब वाले हो गए, काली और तीस्ता में आपके नेपाल वाले हो गए, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा में आपके असम वाले हो गए, तो आंसर इसमें 3rd ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। मीटेरॉइड्स आर टर्म्ड शूटिंग स्टार्स, बिल्कुल सही है जी, इनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं। मीटेरॉइड्स बिकम ल्यूमिनस व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, जब हमारे एंटर कर जाते हैं एटमॉस्फेयर तो ऐसे लगता है कि हाँ एक आग चलती आ रही है। ऑल मीटेरॉइड्स फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ऐश, गलत है। ये क्या करते हैं, ये एक जो है मतलब एक क्रेटर फॉर्म कर देते हैं, क्रेटर की फॉर्म में आते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा लोनार लेक हमारे इंडिया में जो महाराष्ट्र में है वो एक क्रेटर लेक है, तो मतलब इतनी जोर से गिरी होगी, ऐश अगर होती तो हो नहीं पाएगा। क्रेटर मतलब एक पूरी ही वहाँ पे होल कर दिया, वहाँ पे लेक बना दी, तो इट मीन्स मीटेरॉइड जब फॉल करेंगे अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ ऐश, ये गलत है, क्रेटर बना देते हैं। लोनार लेक हमारी एग्जाम्पल है। मीटेरॉइड्स मूव इन द स्पेस एट ग्रेट स्पीड, बिल्कुल सही है जी ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, कौन सा करेक्ट नहीं है, 3rd आंसर इज द करेक्ट वन। लोनार लेक क्रेटर लेक बनाती है महाराष्ट्र में, और लोनार लेक को आपने कंफ्यूज नहीं करना लोकतक लेक से। लोकतक लेक जो है आपकी कहाँ पे है, यहाँ पे एक आपका डेट इज नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, जो हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है डेट इज इन द मणिपुर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, लोकतक लेक इन द मणिपुर, आंसर इसमें 3rd ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। चलिए जी, शिव केव्स जो हैं ये गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, शिव केव्स ये गुफाएं हैं आपकी एलिफेंटा केव्स में, सी ऑप्शन। एलिफेंटा की गुफाएं ये किसने बनाया था, राष्ट्रकूट किंग ने बनाया था। और ये जो आपकी केव्स हैं भगवान शिव के लिए हैं। यहाँ पे भगवान की शिव की 3 मूर्ति है, त्रिमूर्ति देखने को आपको मिलती है। और त्रिमूर्ति ये है कि जिसमें एक तो होगा क्रिएटर बनाने वाला, एक होगा प्रिजर्वर बचाने वाला, और एक होगा खत्म करने वाला डिस्ट्रॉयर। तो ये त्रिमूर्ति जो देखने को मिलती है डेट इज इन द एलिफेंटा केव्स, सी ऑप्शन बनेगा। अजंता केव्स की बात करते हैं तो अजंता केव्स जो हैं ये आपकी बुद्धिस्ट केव्स हैं, जहाँ पे बुद्ध भगवान की प्रीवियस बर्थ यानी कि जातक कथाएं
जहाँ तक टेल्स लिखी गई हैं यहाँ पे, क्लियर याद रखना। और यहाँ पे 30 केव्स हैं और 30 की 30 जो हैं बुद्धिस्ट केव्स हैं। एलोरा की बात करते हैं तो एलोरा के अंदर जो हैं आपकी जो 12 हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं यहाँ पे, 17 जो हैं हिंदू केव्स हैं और आपकी 5 जो हैं वो जैन केव्स हैं, यानी कि टोटल 34 केव्स हैं यहाँ पे एलोरा केव्स। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा तीनों आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। बादामी केव्स की अगर हम बात करें तो बादामी जो है कैपिटल थी आपकी चालुक्य वंश की, याद रखना है। और जो एक इंस्क्रिप्शन है अहियोल इंस्क्रिप्शन, वो अहियोल इंस्क्रिप्शन जो है रविकृति की इंस्क्रिप्शन है और ये लिखी गई थी जब हर्षवर्धन को हराया गया था। किसने हराया था? पुलाकेशिन II ने हराया था। तो रविकृति कोर्ट पोएट था आपका पुलाकेशिन II का, इन्होंने लिखी थी अहियोल इंस्क्रिप्शन। बादामी, और बादामी को बातापी भी कहते हैं, ठीक है, और कर्नाटक में है ये। और मैं आपको बता दूं पुलाकेशिन II को भी किसी ने हराया था, पल्लव वंश के राजा डैट इज नरसिम्हा वर्मन I ने, और इन्होंने जो है टाइटल ले लिया था इसको हरा के, डैट इज वातापी कोंडा। ये याद ध्यान रखना है सारी चीज़ें। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। एडवर्ड जीनर ने कौन सी वैक्सीन, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, स्मॉल पॉक्स, सीधा डिस्कस करेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट है। पोलियो को ढूंढा था जॉन साक ने, इसलिए इसको साक वैक्सीन भी कहा जाता है, ठीक है, साक वैक्सीन भी कहते हैं, याद रखिए। और पोलियो वायरस के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका जो बैक्टीरिया है डैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इसके लिए वैक्सीन है BCG वैक्सीन, दिस इज कॉल्ड बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। रेबीज़ की बात करते हैं तो रेबीज़ जो है आपका वायरस, इसको ढूंढा था लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने एक पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क भी बताया था, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। और इसमें क्या था कि दूध को ऐसे टेम्परेचर के ऊपर गर्म कर दो कि उसमें बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाएं। और वो बैक्टीरिया कौन से थे? वो बैक्टीरिया जो खत्म हो जाए वो टीबी का बैक्टीरिया मेन होता है। टेम्परेचर जो होता है वो आपका कितना होता है? 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड और 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और BCG वैक्सीन ढूंढनी किसने थी? कालमेट ग्यूरिन ने। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है 48 आवर्स के अंदर लगानी ज़रूरी होती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सो हियर इज़ द स्मॉल पॉक्स। इनमें से कौन सी जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है? ये लेक्स हैं और आपको बताना है कि इस पर क्या क्या ऑप्शन बन सकता है। गोविंद सागर लेक की अगर हम बात करते हैं तो बाखड़ा नंगल डैम के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर है, ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। गोविंद सागर लेक, सतलज रिवर, बाखड़ा नंगल डैम पे। कोलेरू लेक की अगर हम बात करते हैं कावेरी रिवर के ऊपर है, गलत। कोलेरू लेक जो है आपकी कृष्णा रिवर के ऊपर है, कृष्णा और गोदावरी के बीच में आती है और आंध्र प्रदेश में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और उसके बाद है उकई रिजर्वायर, तापी रिवर के ऊपर है, सही है ये आपका। और वुलर लेक जो है झेलम के ऊपर है, ये भी आपका सही है। ये हमारी सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, फ्रेश वाटर लेक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। बाकी कुछ पॉइंट याद करते हैं। सतलज रिवर जो सतुद्री इसको कहा जाता है, ठीक है। कावेरी रिवर जो है आपकी ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट है 4 स्टेट्स में, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और आपका तमिलनाडु, इनमें आपका डिस्प्यूट है। तापी रिवर के जो है जगह के ऊपर सूरत, तापी नदी के किनारे सूरत शहर है। झेलम का दूसरा नाम है वितास्ता और झेलम के ऊपर लड़ी गई थी, झेलम नदी के ऊपर जो अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई, जिसे हाइडेस्पस की लड़ाई भी इसको कहते हैं, हाइडेस्पस, क्योंकि झेलम को हाइडेस्पस कहते हैं। कहाँ पे? डैट इज़ इन द ग्रीक लैंग्वेज। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन बनेगा। कोलेरू लेक इज़ द करेक्ट आंसर। कोलेरू लेक जो है कृष्णा रिवर के ऊपर है, आंसर इज बी ऑप्शन। कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुना सागर डैम भी है, ये याद रखना है, आंसर इज बी। व्हेन डिड द म्यूटिनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी टुक प्लेस? रॉयल इंडियन नेवी का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या था कि जो हमारे इंडियंस थे वो जहाज़ों पे थे, जो हमारे रॉयल जहाज़ों पे थे, मतलब अंग्रेज़ों के जहाज़ों पे थे, और इनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था, खाना पानी कपड़े सब कुछ बेकार, तो इसीलिए इन्होंने रिवोल्ट कर दिया और म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी 18 फरवरी 1946 को। और इन्होंने जहाज़ पकड़ने स्टार्ट कर दिए थे इंडियंस ने, और पहला जहाज़ पकड़ा था HMS तलवार, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान मेरीन शिप तलवार। ये कहाँ से पकड़ा था? बॉम्बे से पकड़ा था। और दूसरी बात थी आपकी HMS आपका हिंदुस्तान, HMS हिंदुस्तान, ये पकड़ा था कराची से।
अब एक चीज़ बताओ, खुद से बताओ, जब जहाज़ पकड़ लिए, जब आपकी सेना आपके अगेंस्ट हो जाए तो आप गुलाम बन जाएंगे? तो ऑब्वियसली बात है, जब अंग्रेज़ों को पता लग गया कि इन्होंने जहाज़ पकड़ लिए तो ऑब्वियसली बात है अंग्रेज़ इनसे लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी तोपें हैं, सब कुछ है। तो इसी चीज़ के लिए जो है इनको अनसंग हीरोज़ कहा जाता है, क्योंकि इनको जो है बाद में शांत भी करवाया गया था। शांत करवाने के लिए वल्लभ भाई पटेल गए थे और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे साथ में, और इसीलिए शांत करवाया गया था क्योंकि इनको पता लग गया था कि हम आज़ाद होने वाले हैं, तो इनको शांत करवाया गया था। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, 1946 इज द करेक्ट आंसर, 1946। हु प्रोसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? जॉइंट सिटिंग लिखी गई है आर्टिकल 108 में। जॉइंट सिटिंग होती क्यों है? क्योंकि एक देखिए, एक बिल है, एक बिल की लाइफ कितनी होती है? 6 महीने। 6 महीने का मतलब क्या है कि लोकसभा में सपोज बिल आया, राज्यसभा गया, देन राज्यसभा से लोकसभा, ऐसे 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 चलता रहता है। 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद जो है बिल खत्म, डेड लॉक हो जाता है। डेड लॉक हो गया, उसके बाद जो है वो बिल बुलाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। राष्ट्रपति का काम सिर्फ समन करना होता है, समन करना, ठीक है, राष्ट्रपति का काम सिर्फ समन करना होता है। लेकिन इसकी मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, चेयर कौन करता है? हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये याद रखना। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा बैठते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए बी ऑप्शन। रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेटका इज इन? भिम्बेटका के रॉक शेल्टर्स कहाँ पे हैं? डैट इज इन द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और ये आपको देखने को मिलते हैं फुट हिल्स ऑफ विंध्या रेंज। फुट हिल्स ऑफ विंध्या रेंज मैंने आपको बताया था, वहाँ पे सतपुड़ा विंध्यास हैं, वहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। सो हेयर इज़ ये आपकी जो है डेट इज़ रॉक शेल्टर हैं आपके भिम्बेटका के। और यहाँ पे आपका जो है मीजोलिथिक पीरियड जो है मेनली डिनोट किया जाता है, मीजोलिथिक पीरियड। ध्यान रखिए, पेपर में आता है क्वेश्चन मीजोलिथिक पीरियड के ऊपर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो। ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता रिवर इज नोन एज? देखिए, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये चैमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, यारलंग सेंगपो इसको कहते हैं वहाँ पे। इंडिया में दिहांग रिवर के ऊपर आती है, जैसी नामचा बारवा को क्रॉस करती है, असम के अंदर जो है मजूली आइलैंड बनाती है, द दिहांग, दिबांग, सुबानसरी, लोहित, फिर उसके बाद जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं और बनाती है सुंदरबन डेल्टा। जैसी सुंदरबन डेल्टा बनाती है ये, तो ये क्या करती है, तीस्ता रिवर के साथ जो है जुड़ जाती है और ये बनाती है यमुना रिवर। यमुना रिवर बनाती है यहाँ पे। यमुना रिवर जो होती है, यमुना, ये क्या करती है, ये मर्ज कर जाती है पद्मा रिवर के साथ। पद्मा रिवर के साथ मर्ज कर जाती है, जो बाद में गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है हमारे देश के अंदर जो है फ्लड वगैरह भी लेके आ सकता है, ये याद रखना। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, यमुना इज़ द करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन इज़ द राइट वन। यहाँ से स्टार्ट होती है भाई, ठीक है, ये याद कर लो। नामचा बारवा क्रॉस किया, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आपका मजूली आइलैंड बनाया, और यहाँ पे आपकी ये देखो यमुना रिवर बन गई, ठीक है, यमुना रिवर बन जाती है, फिर बाद में पद्मा और देन बे ऑफ बंगाल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज? वेस्टर्न घाट कहाँ पे होता है? वेस्टर्न घाट, हेयर इज़ अ वेस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो होती है डेट इज़ अनाईमुड़ी, यहाँ पे है अनाईमुड़ी, याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएँ तो आपकी कौन कौन सी हिल्स जो है पड़ती हैं, पीक्स? कार्डेमम सबसे साउथ में, देन आपकी अन्नामलाई, देन पालिनी हिल्स, ये याद रखना, कैप याद रखना, यहाँ पे कैप वर्ड याद रखना, कार्डेमम, अन्नामलाई और पालिनी हिल्स। और यहाँ पे आपकी सबसे ऊंची चोटी है डेट इज़ अनाईमुड़ी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, अनाईमुड़ी। केरल के अंदर है ये, केरल के अंदर, याद रखिए, ठीक है। दोदा बेटा की बात करते हैं तो दोदा बेटा जो है नीलगिरी माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी है। ब्लू माउंटेन्स की, ब्लू माउंटेन्स वही पार्ट है जहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं। महाबलेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ से आपका जो है कृष्णा रिवर स्टार्ट होती है, और त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से आपकी जो है गोदावरी रिवर स्टार्ट होती है। क्लियर, याद रखिए, सारी चीज़ें आपको याद रखने के लिए ही हैं, तो ये आपके आंसर बन जाते हैं। आंसर इज़ बी ऑप्शन। यहाँ पे है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को हम और क्या कहते हैं, सहाद्रीज कहा जाता है, सहाद्रीज कहा जाता है। और यहाँ पे आके जो है आपकी साउथ वेस्ट मानसून टकराती हैं और बारिश करती हैं। जो आपकी बारिश पर्वतों से टकरा के हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला देखिए जी, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश की प्रेजेंस में खाना बनाना।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपका आता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पानी हम देते हैं। क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होता है और सनलाइट 400 to 700 नैनोमीटर जो विजिबल लाइट है, इसमें आपका खाना बनता है प्लांट का, डेट इज़ ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन निकल जाती है। और इसमें होगा क्या कि इसमें क्या होगा, आपकी जो सोलर एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, क्योंकि सनलाइट क्या है आपकी यहाँ पे 400 to 700 नैनोमीटर सोलर एनर्जी है। केमिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि वो आपका खाने में चेंज होगी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखो यही वाला पार्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि हाँ यहाँ पे बना, और ये सारे चीज़ें प्रोसेस कहाँ पे होता है, मीजोफिल सेल के अंदर, क्योंकि मीजोफिल सेल के अंदर क्या है आपका क्लोरोफिल देखने को मिलता है। स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं जैसे ही सनलाइट वगैरह आती है और प्रॉपर तरीके से आपकी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट मतलब यहाँ पे सोलर वर्ड से आता है। प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन जो है आपकी कहाँ से आती है, जो पानी के टूटने से आती है, ये याद रखना। और जो कंबाइन होता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और आपका प्रॉपर तरीके से इस तरीके से प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है वो बनती है आपकी ग्लूकोज बनती है, और आपका वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो वो बनता है आपका ऑक्सीजन बनता है। पेपर में ये भी आया था कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। प्रकाश की प्रेजेंस में पानी का टूटना तो भी आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यहाँ से आती है ऑक्सीजन। ये ध्यान रखिए, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल के साथ आपको ज्वाइन करें यहाँ पे सारे लेक्चर PDF वगैरह सब कुछ शेयर किया जाता है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो हैं ही हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किए, तो यहाँ पे आपके अलग अलग एग्जाम को फोकस करके डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS, UPSC और आपका SSC रेलवे के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर बनाए हैं, इसको देखें। इसमें विपन 10 कूपन कोड यूज़ करें, डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स जो है आपका पूरा का पूरा जो है थियोरी कोर्स है, और थियोरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने समझे, टॉपिक समझा है, इसमें ये कूपन कोड लगाएंगे डिस्काउंट मिलेगा। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं, 2 जगह से। एक तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, और या फिर वेबसाइट से studiiq.com से आप कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं परचेज करें, और सो बस यही आपको कहना है, और पढ़ाई ध्यान से करें। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अच्छे से पढ़ें।